अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर इन गुड कंडीशन एंड हेल्थ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आपके पास पहले से पहले पहुंच जाएं, पहले से पहले नोटिफिकेशन आप मेरी वीडियोस का आपके पास आ जाए। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो, और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इंफॉर्मेशन से और इस नई वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी कि व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का फर्स्ट पॉइंट क्या है? एन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गैस इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब ऑन अ सॉलिड एड्जॉर्बेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान? बिटवीन अ गैस इक्विलिब्रियम प्रेशर, गैस के जो हमारा एड्जॉर्बेट होगा, ठीक है, उसके इक्विलिब्रियम प्रेशर के। इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होता है? कि वो प्रेशर जो कि दोनों फोर्सेस के दरमियान इक्वल हो, मीन्स के एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दोनों का सेम लग रहा हो, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब ऑन अ सॉलिड एड्जॉर्बेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर, और उस प्रेशर में कितने अमाउंट ऑफ गैस जो है वो एड्जॉर्ब हो रही है उसका प्रेशर एट अ फिक्स टेम्परेचर, और यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड प्रेशर और इक्विलिब्रियम प्रेशर। और इससे फिर हम जो है वो एक्सटेंट ऑफ प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बताएंगे कि जो है ना एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, और जब हमारा इक्विलिब्रियम प्रेशर भी जो है वो इक्विलिब्रियम में था या सैचुरेटेड था, तो उस पर हमारी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कितनी थी। मीन्स के पहले तो ये होगा ना कि हम इंक्रीज़ करते जाएं, एक फिक्स टेम्परेचर रखेंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे प्रेशर को, तो उस हिसाब से हमारा ग्राफ डेवलप हो जाएगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा प्रेशर का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एट हाई टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है, एट हाई प्रेशर के ऊपर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम 10 हो जाएगा और उसके बाद जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो कितना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा, ये सब जो है हम क्या कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम पढ़ते हैं। अ, अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ये एक ग्राफ होता है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक ग्राफ होता है जो कि किसके दरमियान बिल्ट होता है? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के दरमियान, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है उसके दरमियान हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। थर्ड पॉइंट है अ कर्व और प्लॉट जनरेटेड बाय प्लॉटिंग द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अगेंस्ट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये थर्ड पॉइंट में उन्होंने बता दिया है कि ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है? अ कर्व और प्लॉट जनरेटेड बाय प्लॉटिंग द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी जब हम ग्राफ में ग्राफ लेते हैं कौन सी अपोजिट पार्टीज होती हैं इसमें? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, तो जो ग्राफ बनता है वो हमारा कहलाता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये था थोड़ा सा डेफिनेशन है, ओवरव्यू। आगे चलते हैं। अब वो तो ओवरव्यू था। अब ये है कि जो एड्जॉर्प्शन फेनोमेनन होते हैं उसके 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बनते हैं। जो ग्राफ बनते हैं ना, 5 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हमें जो है ना वो मिलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से। जो टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है वो दोनों में होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में भी बनता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी बनते हैं। बाकी जो अदर 4 क्या कहते हैं एड्जॉर्प्शन एंड अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर्स, क्योंकि जो टाइप 1 में है ना वो सिर्फ मोनोलेयर, जब मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन हो रही होती है तभी जो है ना टाइप 1 बनता है, और वो फिजिकल और केमिकल दोनों में होता है, क्योंकि मोनोलेयर तो दोनों में ही बनती है, ठीक है। केमिकल में नहीं बनती, मल्टी लेयर्स, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर्स बनती है। तो जो बाकी के जो जितने भी ग्राफ होते हैं वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है क्योंकि उसमें मल्टी लेयर्स बनती हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था सिर्फ मोनोलेयर बनती है। तो जो टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है? Type 1 isotherms are those in which the pore size is not substantially larger than the molecular diameter of the sorbate molecules. टाइप 1 आइसोथर्म कब बनता है? कि जिसमें पोर साइज क्या होता है कि सब्सटेंशियली लार्जर होता है, यानी जो हमारे एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना
उनका साइज़ छोटा होता है, और जो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो पोर साइज़ होता है वो लार्जर होता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें टाइप 1 क्या कहते हैं आइसोथर्म बनता है। दिस आइसोथर्म शोज दैट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ प्रेशर अंटिल इट रीच सैचुरेशन एट विच पॉइंट नो फर्दर एड्सॉर्प्शन ऑकर्स। ये आइसोथर्म क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। एक सर्टेन पॉइंट पर आकर जो है वो प्रेशर जब सैचुरेट हो जाएगा, मीन्स के एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट दोनों का सेम हो जाएगा प्रेशर, तो उसके बाद वो कोई एड्सॉर्प्शन नहीं होगी उसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये सीधी लाइन बनेगी, जैसे कि प्रेशर में ये सॉरी इस ग्राफ में दिखाया गया है कि प्रेशर हमने प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन क्या कहते हैं एड्सॉर्प्शन नहीं हो रही, बल्कि एक सीधी लाइन बनती जा रही है, ठीक है। तो ये था टाइप 1 एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो टाइप 1 है वो सिर्फ फिजिकल और केमिकल में यूज़ होता है, ठीक है। वो सिर्फ क्या बात कर रहा था, मोनोलेयर की। टाइप 1 में सिर्फ मोनोलेयर्स बनती हैं, और वो फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के एड्सॉर्प्शन में टाइप 1 का ग्राफ बनता है। लेकिन टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं वो सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन जब होती है तभी बनते हैं, और वो काउंट करते हैं मल्टी लेयर्स के लिए, ठीक है। तो टाइप 2 एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो इसमें क्या होता है, आइसोथर्म्स ऑफ टाइप 2 आर जनरली ऑब्जर्व एड्सॉर्बेंट दैट हैव अ वाइड रेंज ऑफ पोर साइज दैट इज मैक्रोपोरस। जो आइसोथर्म ऑफ टाइप 2 होते हैं वो कब ऑब्जर्व किए जाते हैं, जब एड्सॉर्बेंट के वाइड रेंज ऑफ पोर साइजेस होते हैं, यानी कि लार्जर भी हर किस्म के, स्मॉलर भी हर किस्म के, ठीक है। तो दैट इज़ मैक्रोपोरस होते हैं, या सॉरी इसमें स्मॉल नहीं होते लेकिन लार्ज पोर साइज होते हैं, लेकिन डिफरेंट साइजेस में मैक्रोपोरस होते हैं। ये कब ऑब्टेन होते हैं, ये तब ऑब्टेन होते हैं, इट इज़ व्हेन दी बायलेयर इज फॉर्म ओनली आफ्टर द मोनोलेयर हैज़ बीन फुली फॉर्म। जब ये ऐसे होता है कि जब क्या कहते हैं मोनोलेयर बन जाती है फुल्ली, मतलब मोनोलेयर पे और कोई मॉलिक्यूल्स अब आके एड्सॉर्ब नहीं होगा, उसके बाद बायलेयर बनना शुरू होती है। फिर बायलेयर तब बनती है जब पूरी फुली बन जाती है, तो उसके बाद ट्राई लेयर बनना शुरू हो जाती है, यानी कि पहली लेयर कंप्लीट हो जाए, फिर सेकंड लेयर कंप्लीट हो, फिर जब सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाए फिर थर्ड लेयर कंप्लीट हो। इस तरह से सीक्वेंस वाइज जो है वो इसके एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन से हमें मल्टी लेयर मिलती है, और इस तरह से ग्राफ इसका बनता है। टाइप 3 एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है, इट इज ऑब्टेन व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ मोलर लेयर्स, बाय लेयर्स, ट्राई लेयर्स एंड अदर लेयर्स आर ऑल टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, रिजल्टिंग इन एन ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जब टाइप 3 एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है कि क्या होता है कि ये तब बनते हैं इनके एड्सॉर्प्शन क्या कहते हैं एड्सॉर्प्शन के ग्राफ, जब मोनोलेयर, बायलेयर और ट्राईलेयर और जितनी भी और लेयर्स हैं वो सब एक साथ बन रही हो, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है कि इसमें इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन होती है, क्योंकि जब सारी की सारी एक साथ मिल रही होती हैं तो वो तो कितनी भी लेयर्स बना लें जब सारी एक साथ बन रही हैं। टाइप 2 में क्या था कि सीक्वेंस वाइज बनी थी, पहले मोनो लेयर बनेगी, फिर क्या था कि सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर। लेकिन टाइप 3 में सारी की सारी एक साथ बन रही है, तो एड्सॉर्प्शन भी इसमें ज़्यादा हो रही है टाइप 2 के बनिस्बत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टाइप 4 एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होता है, टाइप 4 आइसोथर्म प्रेडिक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ टू सरफेस लेयर ऑन द प्लेन सरफेस और ऑन द वॉल ऑफ अ पोर मच वाइडर देन द सॉर्बेट्स मॉलिक्यूलर डायमीटर, दैट इज मीजोपोरस। टाइप 4 आइसोथर्म में क्या होता है कि जो सरफेस के ऊपर जो लेयर्स होती है ना वो दो बन रही होती है, ठीक है। एक डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही होती है, एक डिफरेंट दो तरह की लेयर्स बन रही होती हैं सरफेस के ऊपर, और उस सरफेस का जो पोर्ट का जो मतलब साइज़ होता है ना, या कहते हैं उसको चौड़ाई कहते हैं, वाइड कितना वो ज़्यादा होता है मॉलिक्यूलर डायमीटर से। क्या कहते हैं मतलब उनका जो क्या कहते हैं जो मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है ना उनसे ज़्यादा होता है क्या कहते हैं सरफेस के पार्टिकल्स का डायमीटर। इसको हम मीज़ोपोरस कहते हैं। ऐसे ऐसे जब मॉलिक्यूल्स वगैरह हो तो उसमें कौन सा आइसोथर्म बनता है, वो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। टाइप 5 एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कब बनता है, दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इफेक्ट्स आर लार्जर
एंड एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पोर्स एंड कैपिलरीज। ये जो टाइप 5 है ये तब बनता है जब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये तब बनता है जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स के दरमियान वो ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है कि जो एड्जॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोर्स, वो एड्जॉर्बेंट के जो पोर्स और कैपिलरीज मीन्स के जो क्या कहते हैं, जो बीच बीच में जो गैप्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, उनके दरमियान भी जो है वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का जो क्या कहते हैं आइसोथर्म बनता है वो टाइप 5 में दिखता है। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये अब वो जो थे हमने जो वो पढ़े थे कि जो 5 टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म थे वो स्टैंडर्ड थे, वो बनते ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अब हम आगे पढ़ेंगे 3 साइंटिस्ट को। ठीक है, उन्होंने भी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिए थे, लेकिन उन्होंने जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिए थे वो एक्चुअली उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किए थे टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 एंड 5 आइसोथर्म्स को। अपने मतलब किसी ने आइडियल सिचुएशंस में किए थे, किसी ने लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जो 5 टाइप्स पढ़े थे वो स्टैंडर्ड हैं, वो तो बनते ही हैं, लेकिन जो इन तीनों ने साइंटिस्ट ने दिए थे बाद में, ये असल में इन्होंने उन्हीं 5 टाइप्स को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, कि इस तरीके से हो सकता है। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म प्रपोज बाय हर्बर्ट फ्रेंडलिक इन 1909 एक्सप्लेन टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो हर्बर्ट फ्रेंडलिक ने जो है वो प्रपोज किया था 1909 में, जिसमें उसने क्या है टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन किया था। टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने क्या पढ़ा था कि जो है वो क्या कहते हैं दोनों फिजिकल और केमिकल क्या कहते हैं एड्जॉर्प्शन को फेवर करता है, और जो है उसमें क्या कहते हैं मोनोलेयर के लिए वो सूटेबल होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी ये चीज़ें पढ़ी थी। फ्रेंडलिक प्रपोज एन एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एम्पेरिकल रिलेशन मीन्स कि उसने लॉजिकली एक्सप्लेन करा था, मतलब नॉन आइडियल सिचुएशन ली थी कि कोई मतलब कि उसने लॉजिकली एक्सप्लेन किया था कि जो है क्या कहते हैं रिलेशनशिप, किस चीज़ की रिलेशनशिप, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है कि कितना मास, कितने अमाउंट ऑफ मास एड्जॉर्ब हो रहा है, कितने अमाउंट ऑफ मतलब एक अमाउंट ऑफ सॉलिड एड्जॉर्ब क्या कहते हैं सॉलिड एड्जॉर्बेंट के, या हम कहेंगे कितने क्वांटिटी ऑफ मास एड्जॉर्ब हो रही है 1 मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट के। ठीक है, और अच्छा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के दरमियान उसने जो है वो रिलेशन बताया था, लेकिन ये रिलेशन जो है वो एक लॉजिकल जो है लॉजिकल रिलेशन था। मींस के उसने नॉन आइडियल सिचुएशन में ये डिफाइन करने की कोशिश की थी कि टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो इस तरीके से बनता है। दिस रिलेशन इज नॉन एन फ्रेंडलिक इक्वेशन और फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये रिलेशन कहलाती है फ्रेंडलिक इक्वेशन, क्योंकि इसने इक्वेशन के थ्रू ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो इसलिए इस को जो है ना वो फ्रेंडलिक इक्वेशन भी कहा जाता है या फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है, क्योंकि इन द एंड जो है वो ग्राफ बनता है, तो जिसके वजह से जो ग्राफ प्लॉट होता है उसको हम आइसोथर्म कहते हैं, इसलिए इसको फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेंडलिक इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी पावर 1 अपॉन एन, जहाँ एक्स क्या है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है, एम मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है, के और के पी एंड एन कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करते हैं एड्जॉर्बेंट और गैस एट पर्टिकुलर। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो क्या है, अच्छा के जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर जो है यहाँ पे वो भी गैस के हिसाब से देखा जाता है कि किस गैस का कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर, और एन जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं कि उस गैस के हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने लिए हैं। ठीक है, टेकिंग दी लोगैरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वी गेट, अगर हम लोगैरिथम लें इस इक्वेशन का इन ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी। क्योंकि ये एम्पेरिकल इक्वेशन है, तो जो लॉग्स के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास वो ग्राफ बनाने में प्लॉट होंगी, इससे हमारे पास ये जो नीचे दिया गया प्लॉट ग्राफ है वो प्लॉट होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को डिस्क्राइब कर रहा है।
This plot indicates that at low pressure, extent of adsorption is directly proportional to pressure. Means कि adsorption increase with increase in pressure. ये प्लॉट जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर लो प्रेशर हो, लो प्रेशर पे जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। जितना प्रेशर होगा उतनी एड्जॉर्प्शन होगी, लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ होगी। बट एट हाई प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। यही हमने टाइप 1 में पढ़ा था कि एट सर्टेन पॉइंट पर आकर जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट हो जाएगी सर्टेन पॉइंट पर आकर। अगर हम उस सर्टेन पॉइंट से आगे प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वो जो एड्जॉर्प्शन है वो नहीं होगी या फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, इस तरह से होगा, ठीक है। लिमिटेशंस क्या हैं? फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म फेस टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एट हाई प्रेशर। ये हमने अभी अभी पढ़ा कि जो फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म थे वो जो है ना फेल हो गया, मतलब कि वो हमें नहीं बता सका कि हाई प्रेशर के बाद कितना जो है ना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हो सकता है। तो लो प्रेशर पे तो उसने बता दिया कि इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर इंक्रीज़ होगा, लेकिन हाई प्रेशर के बाद कितना होगा वो जो है ना वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सका। तो ये उसकी लिमिटेशन थी, ये उसके जो है ना क्या कहते हैं कि एक डिसएडवांटेज था कि सिर्फ जो कि हमें टाइप 1 में ऑलरेडी पता लग रहा था एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, लेकिन वो ये हमें फर्दर नहीं बता सका कि हाई प्रेशर पे कितना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा। तो ये था हमारा फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये सेकंड साइंटिस्ट था जिसने जो है वो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बताने की कोशिश की थी। अब देखते हैं ये क्या कहता है। लैंगमुइर प्रपोज्ड एन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कॉल्ड लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म टू थियोरेटिकली एक्सप्लेन टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसने भी जो है वो टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को जो है वो बताने की कोशिश करी है। लैंगमुइर ने जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहते हैं प्रपोज किया था उसको क्या वो कहा जाता है लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। लैंगमुइर ट्राइड टू एक्सप्लेन टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बाय मेकिंग सर्टेन अजम्पशन। अब उसने टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन कुछ अजम्पशंस के तहत किया है। उसने कुछ अजम्पशंस दी थी जिसके तहत उसने टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब वो अजम्पशंस क्या थी वो ये हैं, कुछ मेजर मतलब और भी अजम्पशंस हैं, लेकिन जो मेजर अजम्पशंस हैं लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की वो ये हैं। एड्जॉर्प्शन हमेशा मोनोलेयर होगी। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज मोनोलेयर, कि एड्जॉर्प्शन हमेशा मोनोलेयर होगी, जबकि हम आगे पढ़ चुके हैं कि मल्टी लेयर्स भी होती हैं, लेकिन उसकी एड्जॉर्प्शन जो है वो हमेशा मोनोलेयर होगी। उसने ये किया। अच्छा ये जो क्योंकि लैंगमुइर ने लैंगमुइर ने आइडियल सिचुएशन में बताने की कोशिश की कि अगर आइडियली अगर हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को सोचें तो ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इस टाइप का होगा, ठीक है। और जो फ्रेंडलिक ने लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, उसने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया था जिसके तहत उसने एक्सप्लेन करने की, लेकिन जो लैंगमुइर है उसने अपनी थ्योरेटिकली जो है ना वो दिया है, या कहेंगे कि आइडियल सिचुएशन उसने बताई है कि एस आइडियल सिचुएशन में टाइप 1 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में ये हो सकता है। और टाइप 1 में जो अजम्पशन उसने आइडियल सिचुएशन में जो अजम्पशन उसने दी हैं वो ये हैं कि एड्जॉर्प्शन हमेशा मोनोलेयर होगी, ठीक है। ये एड्जॉर्ब लेयर इज होमोजेनस लॉजी एड्जॉर्बन, यानी जो एड्जॉर्ब लेयर होगी वो होमोजेनस होगी, यानी वो हमें विजिबल आई से या वैसे भी हमें वो सेम ही दिखेगी, सेम पैटर्न दिखेगा उसका। नो इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट आर एड्जॉर्ब नेक्स्ट वन अनदर, और जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए हुए होंगे ना उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ये तो एक वैसे भी समझने की बात है कि इंटरेक्शन कैसे नहीं हो सकता। केमिकल है, केमिकल का इंटरेक्शन दूसरे केमिकल से जब वो साइड साइड में रखे हुए हैं तो कैसे नहीं होगा, इंटरेक्शन तो होगा। लेकिन वो कह रहा है कि आइडियल सिचुएशन में इंटरेक्शन नहीं होगा। ईच एड्जॉर्बेंट हैज़ डिफरेंट एनर्जी साइड, जो एड्जॉर्बेंट है उसकी डिफरेंट एनर्जी साइड्स हैं, बट दी एड्जॉर्प्शन एनर्जी, लेकिन जो एड्जॉर्प्शन एनर्जी है वो सेम है सबकी। अब डिफरेंट एनर्जी साइड्स हैं तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो ईच एड्जॉर्बेंट हैज़ डिफरेंट एनर्जी साइड्स बट एड्जॉर्प्शन एनर्जी जो होगी वो सबकी सेम होगी, ठीक है। एड्जॉर्प्शन इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, वो कह रहा है कि एड्जॉर्प्शन इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यानी टाइप 1 एड्जॉर्प्शन में हम दोनों पढ़ते थे ना, फिजिकल और केमिकल। केमिकल में हम कह रहे थे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये सिर्फ हमें क्या डिफाइन कर रहा है, ओनली फिजिकल अट्रैक्शन को, फिजिकल एड्जॉर्प्शन आइसोटोम को हमें ये डिफाइन कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है इस अजम्पशन में एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शन अनकवर्ड एंड प्रेशर।
जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो किससे हमें पता लगेगी, जो फ्रैक्शन अनकवर्ड रहेगा, जो फ्रैक्शन जो है वो नहीं एड्जॉर्ब हुआ और प्रेशर के दरमियान, वो उस उनके दरमियान जो रिलेशन होगा उससे हमें वो स्टैंड ऑफ एड्जॉर्प्शन हमें वो पता लगेगा, या रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इक्वेशन लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की ये फॉर्म है, मतलब इक्वेशन ये है, थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, वेयर थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स। थीटा क्या है कि वो सरफेस का फ्रैक्शन जो कि एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल से कवर्ड है। के इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉन एज एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। के इज इक्वल टू के ए अपॉन के डी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर एड्जॉर्प्शन स्लैश रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन। पी इज द प्रेशर। ठीक है, द लैंगमुर एड्जॉर्प्शन इज एप्लीकेबल फॉर मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन ऑनटू अ होमोजेनस सरफेस व्हेन नो अट्रैक्शन ऑकर बिटवीन एड्जॉर्ब स्पेशीज। अब ये जो लास्ट लाइन है ये इसने बता दिया है एक लास्ट लाइन में कि लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का फुली जो जो उसने इतना सारा क्या कहते हैं एक्सप्लेन किया है, वो उसने एक लाइन में बता दिया है कि जो लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है सिर्फ इस पे एप्लीकेबल है कि इस इन कंडीशन पर एप्लीकेबल है कि जो एड्जॉर्प्शन की जो एड्जॉर्ब लेयर होगी वो मोनो लेयर होगी, उन उन एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई जो है ना वो इंटरेक्शन नहीं होगा, और वो जो सरफेस पे जो सरफेस बनेगी एड्जॉर्प्शन की एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स की वो भी होमोजेनस होगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होंगी तो हम लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को जो है वो कंसाइडर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है लिमिटेशंस। इसमें वही है कि लैंगमुर आइसोथर्म इज एप्लीकेबल एट लो प्रेशर, ये भी लो प्रेशर पे ही एप्लीकेबल है। इसने हाई प्रेशर पे कितने एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हो रही है वो इसकी ये फेल हो गया है, इसको बताने के लिए। डिस्क्राइब ओनली द फॉर्मेशन ऑफ द मोनोलेयर, इसने सिर्फ मोनोलेयर बताई है, इसने कोई मल्टीलेयर का जिक्र तक नहीं किया। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एड्जॉर्प्शन इज नॉट कंसाइडर, इसमें सिर्फ प्रेशर की बात हो रही है, टेम्परेचर को इसने ये भी नहीं कहा कि अगर हम कांस्टेंट रखें तो ये होगा, लेकिन इसलिए जो है ना इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो कंसाइडर नहीं हुआ। रिलेशन बिटवीन द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड सरफेस एरिया, और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन और सरफेस एरिया के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं बताया और उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये था हमारा लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब तक जो हमने दोनों एक साइंटिस्ट का पढ़ा था वो किसको डिस्क्राइब कर रहे थे, मोनोलेयर को। अब हम पढ़ेंगे मल्टी लेयर, जिस साइंटिस्ट ने मल्टी लेयर को भी डिस्क्राइब किया, तो वो है बैड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। द थ्योरी ऑफ मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन प्रपोज बाय ब्रोनर, एमेट एंड टेलर इन 1938। बैड थ्योरी assumes that physical absorption results in the formation of multi-layer adsorption। जो थ्योरी है मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन की वो प्रपोज किसने की थी, ब्रोनर, एमेट और टेलर ने 1938 में, जिसको बैड थ्योरी कहा जाता है। क्योंकि मल्टीलेयर सिर्फ फिजिक्स ऑप्शन में बनती है, तो उन्होंने कहा कि फिजिक्स ऑप्शन में जो है वो मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन भी होती है। द थ्योरी ऑल्सो अज्यूम्स दैट द सॉलिड सरफेस एंड यूनिफॉर्म साइड्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, और उन्होंने थ्योरी ऑल्सो जो है ना सजेस्ट करती है कि जो एड्जॉर्प्शन है, जो सॉलिड सरफेस है उनके ऊपर यूनिफॉर्म साइड्स होती हैं एड्जॉर्प्शन के लिए, एंड दैट एड्जॉर्प्शन एट वन साइड डज नॉट अफेक्ट एड्जॉर्प्शन एट नेबरिंग साइड, और एड्जॉर्प्शन अगर एक साइड पर हुई है तो वो अफेक्ट नहीं करेगी दूसरी साइड की एड्जॉर्प्शन को। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कैन कंटिन्यू विद द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीलेयर इन्वॉल्विंग सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड सो ऑन। जब और ये बैड थ्योरी ये अज्यूम कर रही है कि जो मोनोलेयर बनने के बाद जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है, उसके बाद सेकंड लेयर बनती है, फिर जब सेकंड लेयर बन जाती है तो थर्ड लेयर एंड सो ऑन, ये चलता रहता है प्रोसेस। ठीक है, तो ये मल्टी लेयर फेनोमेना है। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेशन है इसकी पी अपॉन वी ब्रैकेट ओपन पी नॉट माइनस पी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 अपॉन वी एम सी प्लस सी माइनस 1 अपॉन वी एम सी ब्रैकेट ओपन पी अपॉन पी नॉट ब्रैकेट क्लोज पी, वेयर वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी। पी नॉट क्या है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है, यानी वो प्रेशर जिस पे जो है वो सर्टेन इंक्रीज होती है एड्जॉर्प्शन एट सर्टेन पॉइंट जो होता है ना सैचुरेटेड, यानी इक्विलिब्रियम में एड्जॉर्प्शन आ जाती है वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। वी एम क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर मोनोलेयर फॉर्मेशन। सी क्या है, सी इक्वल होता है E1 माइनस EL अपॉन RT, ये कांस्टेंट होता है एट टेम्परेचर T के ऊपर। हेयर E1 क्या है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर। मोनोलेयर बनाने के लिए जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन चाहिए वो E1 होती है। EL क्या है, हीट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो EL होती है। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्या है कि इफ़ E1 इज़ ग्रेटर देन EL, टाइप 2 एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज़ ऑब्टेन, यानी अगर मोनोलेयर फॉर्मेशन के लिए जो हीट चाहिए वो ज़्यादा होगी तो है वो टाइप 2 एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बनेगी। टाइप 2 एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ना वो बनेगा। और बट इफ़ अगर हीट ऑफ लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगी तो टाइप 3 एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बनेगा। अब इस ये कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि अगर E1 ज़्यादा होगा यानी मोनोलेयर फॉर्मेशन का हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, तो जब मोनोलेयर बन जाएगी तो सेकंड एब्जॉर्प्शन बनने के लिए भी जो है वो क्या कहते हैं, फिर वो सेकंड लेयर बनने के लिए हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिर वो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन वहाँ लगेगी सेकंड लेयर बनने के लिए। लेकिन अब यहाँ फिर इस तरह से वो थर्ड लेयर का भी यही होगा। लेकिन जब EL ज़्यादा होगा, लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि लिक्विफिकेशन ज़्यादा है मतलब कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो क्या होगा कि टाइप 3 बनेगा। क्योंकि जब गैस लिक्विफाइड होगी तो टाइप 3 में क्या हो रहा था कि जितनी भी लेयर्स थी वो एक साथ बनी थी, अब तो सारी लेयर जो है वो एक साथ बनना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अगर एड्जॉर्प्शन पोर्स और कैपिलरीज में हो रही है तो टाइप 4 और टाइप 5 के जो किस्म के जो है ना वो आइसोथर्म बनेंगे। टाइप 4 के लिए E1 ग्रेटर होना चाहिए EL से, दैट इज़ E1 ग्रेटर देन EL। टाइप 5 के लिए एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए EL जो है वो ग्रेटर होना चाहिए देन E1 से। एप्लीकेशन क्या है कि डिटर्मिनेशन इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ द बैड इक्वेशन। ये जो सरफेस एरिया है वो फ्रेंडली और लैंग्वेज जो है वो डिटरमाइन करने के लिए भी फेल हो गए थे, लेकिन बैड ने ये डिटरमाइन किया है सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट का। तो ये जो है थी इसकी जो मेजर जो है ना वो एडवांटेज है कि हमें सरफेस एरिया की डिटर्मिनेशन भी मिलती है बेटर एड्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरे नोटिफिकेशन जो है आपको मेरी वीडियोस के पहले से पहले मिल जाए, आपको सर्च करना ना पड़े, आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नीड हो आपको आपको मिल जाए। ठीक है, तो अगले और आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक समझना है किस फार्मेसी के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।